हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। उसका हम यूनिट नंबर 1 करेंगे आज। उसमें बहुत 4 से 5 यूनिट्स हैं, तो आज हम पहली यूनिट उसकी कंप्लीट करेंगे, जिसका टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का टॉपिक जो है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है? ये पूरा आज हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1। उसके बाद यूनिट 2 जो है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको वीडियो और चैप्टर दोनों समझ में नहीं आएँगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है थ्योरी बेस है और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझाने में हैं, तो इसलिए शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल क्रेडिबल कॉमर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाइए और हमारे चैनल स क्रेडिबल कॉमर्स में जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है मार्केट। या आखिर मार्केट होता क्या है, क्या चीज होती है? तो चलिए जानते हैं कि मार्केट क्या चीज होती है। सबसे पहले मार्केट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर। मतलब कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का और सर्विसेज का, जो गुड्स और सामान और जो सर्विसेज होते हैं उसका लेन देन जो करते हैं, उसी जगह को हम मार्केट बोलते हैं। ठीक है? मार्केट जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, लाजपत नगर में अब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं। वो आपको जो है प्रोडक्ट्स देंगे, ब्रांड्स के, और सामान वगैरह आपको देंगे, गुड्स वगैरह, और फिर आप उनको खरीदेंगे, उनको उसकी तौर पे पैसे देंगे, वैल्यू देंगे, मनी देंगे। तो उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? लाजपत नगर का पूरा एरिया क्या है? मार्केट है। हम उसको मार्केट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल मार्केट है। तो इसीलिए इसका मार्केट का मीनिंग होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज बायर और सेलर के आपस में, मतलब बीच में एक्सचेंज हो, उसी को हम मार्केट कहते हैं। ठीक है? अब आता है हम कि मार्केट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मार्केट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। की मार्केट तो हमने जान लिया, मार्केट की मीनिंग हमने जान ली कि मार्केट क्या का मतलब क्या होता है। ठीक है? अब हम जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट में क्या क्या, कौन कौन आता है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं, वो जानते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है मार्केट का वो है बायर एंड सेलर्स। क्योंकि देखिए, मार्केट जो होता है उसके दो बहुत ही मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है। अगर बायर और सेलर ना रहे मार्केट में, तो मार्केट तो किसी काम का नहीं है। जब गुड्स कोई खरीदने वाला ही नहीं है, जब गुड्स कोई बेचेगा ही नहीं, तो मार्केट फिर किस काम का, किस नाम का मार्केट रहेगा वो? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है बायर एंड सेलर्स होते हैं। तभी तो आपस में लेन देन होगी एक्सचेंज ऑफ गुड्स की। तभी तो उसी प्रोसेस को तो हम मार्केट कहते हैं, उसी एरिया को तो हम मार्केट कहते हैं। जब बायर और सेलर ही नहीं रहेंगे तो मार्केट कैसे, किसको कहेंगे हम? जब गुड्स एक्सचेंज नहीं हो रहा वहां पे, तो हम बायर और सेलर किसको कहेंगे? ओ, मार्केट्स किसको कहेंगे? ठीक है? अब इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है अ प्रोडक्ट और सर्विस। दूसरा एलिमेंट है अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है? अब दूसरा एलिमेंट है प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसका क्या मतलब निकलता है? अब प्रोडक्ट, हम गुड्स की बात करें तो गुड्स की जगह आप प्रोडक्ट ले लीजिए, और सर्विसेज तो सर्विस ही हुआ। अब उसमें प्रोडक्ट भी होना चाहिए, सर्विस भी होना चाहिए। जिसका भाई हम लेन देन करेंगे मार्केट में, वो किसी चीज का लेन देन तो करेंगे ना। अब प्रोडक्ट भी होगा, सर्विस भी होगा, तभी तो उसका लेन देन होगा हमारा। अब वो ही नहीं होगा तो हम किसका लेन देन करेंगे? बस बायर और सेलर वहां जाके बैठ जाएंगे और उसको तो मार्केट हम कहेंगे नहीं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा ना वहां पे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए गुड्स होना तो जरूरी है। गुड्स भी होएगा, सर्विस भी होगा, तभी तो आपस एक्सचेंज होंगे, तभी तो हम मार्केट फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है? अब जो है थर्ड एलिमेंट जो है एलिमेंट मार्केट का, वो है बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। बार्गेनिंग फॉर
प्राइस। ठीक है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, बार्गेनिंग ऑफ प्राइस। अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए या आप जाते हैं जब भी, तो आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो किसी सामान को खरीदने के लिए वो शॉपकीपर से या सेलर से वो बार्गेन करते हैं कि भाई नहीं इतना प्राइस नहीं, इतने प्राइस में दे दो हमें, इतने में नहीं, इतने में दो। वो हर मार्केट में मिलेगा आपको, ज़रूरी है एक मार्केट में मिले, हर जगह मिलेगा कि वो जो है लोग आपको बार्गेन करते हुए दिखेंगे प्राइसेस के। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केट का। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा जो एलिमेंट आता है वो है, नंबर 4 एलिमेंट है हमारा नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। ठीक है, ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। अब देखिए, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन होता क्या है? नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन मतलब कि आपको जो है मार्केट का कंडीशन का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, कैसे कपड़े आ रहे हैं, किस तरीके का जो है गुड्स हमें जो है मतलब प्रॉफिट रहेगा बेचने में, सेल करने में, कितने ये सब जो है आपको मार्केट कंडीशन का इस तरीके जबकि प्राइस किस किस गुड्स का जो है बढ़ रहा है, किस में हमें प्रॉफिट होएगा, किस में हमें लॉस होगा, तो ये सब का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी एक एलिमेंट है मार्केट का। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है मार्केट का वो है नंबर 5 जो है हमारा लास्ट एलिमेंट है मार्केट का, वो है वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। वन प्राइस, सॉरी, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। अब इसको भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे देखिए, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट क्या कहता है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए, ठीक है, अब वहां पे आपने देखा कि मिल्टन की बॉटल है, मिल्टन की स्टील की बॉटल है, वो आप एक शॉप में गए पूछने, तो उसने बताया आपको 200 की पड़ रही है। ठीक है, अब आप वही सेम बॉटल दूसरी शॉप में पूछने गए, वो भी आपको सेम ही प्राइस बताएगा 200, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक ही प्राइस होता है हर जगह, चाहे आप कहीं भी दिल्ली में किसी भी जगह पे जाके पूछ लें, वो आपको उस प्रोडक्ट का उतना ही प्राइस बताएगा, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का कंपनी एक ही प्राइस जो है रखती है, ताकि सारे जो दूसरे जो सेलर्स हैं वो उसका फ़ायदा ना उठा पाएँ और प्राइसेस को बढ़ा बढ़ा के अपने मर्जी से कुछ भी बढ़ा दिया और बेच दिया, और उसके बाद तो जो है बायर्स जो हैं, जो मतलब खरीदार हैं, जो कंज्यूमर है, वो तो नुकसान हो गया उनका। वो एक सस्ते में दे रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में ज़्यादा में बेच रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट का एक ही प्राइस है, हर दुकानदार को एक ही प्राइस में सामान बेचना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स मार्केट के। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब मार्केट का क्लासिफिकेशन पे हम बात करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, जनरली इकोनॉमिक्स में जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट होता है वो कुछ बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं मार्केट्स को। तो कौन कौन से बेसिस हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे पहला जो बेसिस है वो जिसपे हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं वो है जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अब जोग्राफिकल एरिया क्या होता है? जोग्राफिकल एरिया होता है कि इन विच प्रोडक्ट सेल शुड बी अंडरटेकन। ठीक है, कि जोग्राफिकल एरिया ये होता है कि मार्केट कितना बड़ा है, कितने बड़े मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब कितने बड़े मार्केट में या कोई लोकल दुकानों में प्रोडक्ट दे रहे हैं या बड़े बड़े शोरूम वाले में दुकानों में प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो जो है जोग्राफिकल एरिया के बेस पे क्लासीफाई होता है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा आता है टाइम। दूसरा मार्केट हमारा टाइम के बेस पे क्लासीफाई होता है। ठीक है, अब टाइम के बेस पे कैसे होता है? टाइम के बेस पे होता है, कुछ दुकानें आपने देखी होगी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए खुलती है। ठीक है, जैसे अब एक वो है सेलर, उसने अब सर्दी आई तो उसने जैकेट वगैरह का धंधा शुरू कर दिया, मतलब जैकेट वगैरह बेचना शुरू कर दिया उसने। अब सर्दी गई तो उसने जैकेट की दुकान बंद करके कुछ और दुकान खोल ली। तो इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट।
कि हर सिर्फ जो है उस सामान का बिक्री वो थोड़े दिनों के लिए करता है, फिर उसको चेंज करके दूसरी चीज़ में पलट लेता है। ठीक है? उसके बाद शॉर्ट पीरियड मार्केट भी आता है इसमें, लॉन्ग पीरियड की लंबे समय तक एक ही चीज़ के प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है? उसके बाद जो तीसरा हमारा बेसिस है जिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो है नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस। नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन मतलब कि कुछ दुकानें जो हैं कैश बेस पे भी चलती हैं, मतलब कि कुछ दुकानें जो है मना वो मतलब उधार वगैरह नहीं देती। कुछ जो है सिर्फ़ हाथों हाथ कैश दो आप और उनसे सामान लो। वो उधार वगैरह पे नहीं लेती। जैसे बड़े-बड़े मार्केट हो गए लाजपत नगर में, आप जाइए वहाँ पे आप बोल दीजिए कि नहीं भाई हमें ये सामान उधार पे दे दो, हम कल पैसा दे देंगे आपको। तो वो आपको प्रोडक्ट दे बेचेंगे ही नहीं। उसी वक़्त उनको हैंड टू हैंड जो है मनी चाहिए होता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो वो होता है स्पॉट मार्केट, ठीक है? और एक होता है फ्यूचर मार्केट जिसमें आप बोलोगे भाई अभी जो है आप हमें सामान दे दो, या अभी हम आपको पैसा दे रहे हैं, सामान आप हमें जब आएगा तो फ्यूचर में दे देना, या फिर हमें सामान अभी दे दो या फिर फ्यूचर में पैसे ले लेना। तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो है, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा, वो है रेगुलेशन के बेस पे। ठीक है? रेगुलेशन, ये हमारा फोर्थ बेसिस। उसके बाद हम फिफ्थ जो बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं वो है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है क्या? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस, आपका जो मार्केट है वो किस टाइप का है। आप रिटेल करते हैं या होलसेल करते हैं? आप मतलब होलसेल मतलब इकट्ठा सामान को जो है दुकानों में पहुंचाते हैं, या आप खुद ही जो है बना के उसको सेल करते हैं? वो आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कि आप किस टाइप का बिजनेस है वो उस हिसाब से आप पे निर्भर करता है। उसके बाद जो छठा क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है कंपटीशन। कंपटीशन के बेस पे भी जो है हमारा क्लासिफिकेशन होता है मार्केट का, कि एक मार्केट दूसरे, एक जो है शॉप दूसरे शॉप से जो है, या एक शोरूम दूसरे शोरूम से कंपटीशन कर रहा हो, उसके बेस पे भी हमारा क्लासिफाई होता है मार्केट। ठीक है? तो ये थे हमारे 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक अभी तक समझ में आया, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट वर्ड चीज़ें थी जो इजी थी और समझ में जल्दी आ जाएंगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। हमने टाइप्स ऑफ मार्केट्स तो पढ़ा कि किस किस तरीके के मार्केट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर किन किन तरीके का होता है, किस किस तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हुआ हुआ होता है। तो इसमें टोटल 4 या 5 तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो चलिए अब स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। तो चलिए अब मार्केट स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टोटल 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो होता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टाइप आता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन जो है, जो बहुत सारे दुकानदार हैं एक ही टाइप का जो मतलब सामान बेचते हैं बहुत सारे बायर्स को। अब जैसे 4-5 दुकानें हैं, अब सभी बॉटल बेच रही हैं, अब सभी एक कंपनी का बॉटल बेच रही हैं, सभी मिल्टन का बॉटल बेच रही हैं। अब बहुत सारे, हर की दुकान में कुछ जो है बायर्स आ रहे हैं। तो ऐसे टोटल मिला के बहुत सारे बायर्स को वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चारों पांचों दुकान मिल के। तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मतलब हर दुकान के बीच में एक परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है कि हाँ तुम इतनी बॉटल बेचोगे मिल्टन की, तो मैं इतनी बॉटल बेचूंगा मिल्टन की, एक ही कंपनी की मैं अलग अलग बॉटल जो इतनी सारी बेचूंगा। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद आता है नंबर 2 पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है ये हम समझेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें क्या होता है कि जो है सॉरी, ये हर एक रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करता है। कि जैसे देर आर मैनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स टू मैनी बायर्स। अब जैसे कि बहुत सारे दुकान हैं, अब वो अलग अलग मतलब प्रोडक्ट्स अब हर बायर्स को बेच रहे हैं। अब जैसे शैम्पू मैन्युफैक्चरर है, अब शैम्पू मैन्युफैक्चरर भी
कोई हेड एंड शोल्डर का कोई और सा मतलब कोई और बेच रहा है, कोई शैम्पू का डव वाला कंपनी का बेच रहा है, कोई किसी कंपनी का बेच रहा है, लेकिन सब तो शैम्पू है ना। सिर्फ सारे शैम्पू ही बेच रहे हैं बट कंपनी सबकी अलग अलग है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। अब नंबर 3 पे हमारा आता है मोनोपोली। यह है तीसरा मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक सिचुएशन है जिसमें सिर्फ सिंगल सेलर जो है, सिर्फ एक सेलर बहुत सारे बायर्स के लिए जो है गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं मोनोपोली। मतलब एक ही बायर सबके लिए, सबको जो है एक ही मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो दे रहा है और सबके लिए प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट्स, उसको हम कहते हैं मोनोपोली। ठीक है। इसके बाद जो इसका फोर्थ एंड द लास्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ सेलर्स होते हैं वो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, जो मार्केट में जिस प्रोडक्ट का कंपटीशन चल रहा होता है उसको जो है वो बायर्स को बेचते हैं। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है एग्जांपल है इस ओलिगोपोली का। ठीक है। मोनोपोली का एग्जांपल आप ले लो इंडियन रेलवेज। मोनोपोलिस्टिक का तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, शैम्पू कंपनी है। ठीक है। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की मार्केट स्ट्रक्चर्स: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली। ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना हो तो नेट पे आपको इसमें डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन, नोट्स वगैरह मिल जाएगा, या नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इन चैप्टर्स के। ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे जो इस चैप्टर में हैं। 3 टाइप्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। 3 वर्ड्स हैं मतलब जिनको हम समझना ज़रूरी है, वो इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू वो होता है जो आप सामान, जैसे आपने 100 यूनिट्स, किसी फर्म ने 100 यूनिट्स 10 रुपए का ईच जो है वो मतलब मार्केट में सेल किया। ठीक है। तो कितना अमाउंट उसको मिलेगा? 100 रुपए के हिसाब, 100 और 10 मतलब 100 पीसेस बेचे उसने उस सामान के और 10 रुपए कमाए हर सामान पे। तो टोटल उसको 1000 रुपए की मतलब टोटल वो हुआ, इनकम हुआ उसको। ठीक है। सामान बेचने पे उसने क्या किया, 100 सामान बेचे और 10 रुपए का हर सामान था, तो टोटल उसको कितना हुआ, 1000 रुपए टोटल उसको इनकम हुई। ठीक है। तो यही उसकी टोटल रेवेन्यू है कि उसका जो टोटल खर्चा जो उसका सामान बनाने में आया, वो उसको बेच के, उस सामान को बेच के अगर वो टोटल मतलब इनकम वो कमा पा रहा है एक्सपेंडिचर के जितना, जितना उसने सामान बनाने में खर्च किया, अगर वो बेच के उतना पैसा एक्सपेंडिचर के बराबर कमा पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम टोटल रेवेन्यू। ठीक है। कि ना उसको कोई लॉस हुआ ना कोई प्रॉफिट हुआ, जितना उसने कमाया मतलब खर्च किया था उतना उसको सामान बेच के पैसा मिल गया। ठीक है। उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसका जो मतलब जो इसको हम सिंबॉलिकली अगर इसको प्रेजेंट करें, इसका एक्सप्रेशन अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो है TR इज इक्वल टू P इंटू Q। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी सोल्ड P इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड। अगर हम यहाँ पे अगर आपके पास अगर वैसे वो आए, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स आए, तो उसमें न्यूमेरिकल अगर इस पे टोटल रेवेन्यू पूछ रहा हो, अगर आपको बताना हो कि टोटल रेवेन्यू किस तरीके से निकालते हैं, तो पहले उसका प्राइस लिखिएगा यहाँ पे जिसका आपने कमोडिटी सोल्ड किया है। उसके बाद उसका क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जो है, जितना कमोडिटी सोल्ड हुआ उसका टोटल क्वांटिटी जो है वो यहाँ लिखिएगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा निकल के। ठीक है। अब एक और जो वर्ड है इसमें वो आता है एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? जैसे हमने टोटल रेवेन्यू बात की थी कि वो टोटल जो इनकम होता है अगर एक्सपेंडिचर बराबर आए तो वो टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है ये हम समझते हैं। एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि जो मान लीजिए जो रेवेन्यू जो होता है, जो आपने रेवेन्यू तो सारा आपने एक एक यूनिट्स, हर आइटम हर चीज का आपने एक एक यूनिट बनाया। ठीक है। अब एक यूनिट आपने उसमें से एक यूनिट बेचा और उस पे जो आपके पास इनकम आया,
हर पर यूनिट कितना इनकम आपको हुआ अलग अलग करके, जैसे आपने 1 यूनिट बेचा तो आपको 2 रुपए की इनकम हुई, तो वो 2 रुपए की इनकम आपकी एवरेज यूनिट होगी, एवरेज रेवेन्यू होगा। हम क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल के आ जाता है कि मतलब हर यूनिट का जो वो है, टोटल यूनिट का, टोटल रेवेन्यू का, अगर हम जितना क्वांटिटी हमने बेचा है उसको अगर हम टोटल रेवेन्यू जितना हमारा टोटल इनकम हुआ है उससे अगर हम डिवाइड करें तो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट आ जाता है कि पर यूनिट हमें इतना इतना इनकम हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन भी हम लिख लेते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से है, ए आर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू क्वांटिटी सोल्ड सप्लाइड जो भी है। ठीक है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। अब हम बात करते हैं अपना तीसरा जो वर्ड है इसमें है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू ये है कि इज द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। अब आपने 1 यूनिट बेचा, वो आपने 2 रुपए का 1 यूनिट बेचा, फिर आपने एक एडिशनल यूनिट और बेचा और फिर उसमें आपको जो उसका प्राइस जो है चेंज हुआ, सिर्फ 1 रुपए उसमें आपको गेन हुआ, मतलब गेन या फिर जो भी 1 रुपए आपने उसमें कमाया। पहले यूनिट में आपने 2 रुपए कमाया था, बट दूसरा यूनिट जो आपने एडिशनल यूनिट जो बेचा उसमें आपने 1 रुपए कमाया या 3 रुपए कमाया, जो भी कमाया, तो वो जो चेंज है प्राइस का एक एडिशनल यूनिट के बीच में, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो है एम आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें एक पॉइंट है छोटा सा जो हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो इसमें जो बात है, मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होता है, जो आप डायग्राम बनाते हैं, जो आप ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें जो आप जो इसमें ग्राफ बनाते हैं उसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू अगर वहाँ पे ज़ीरो है तो टोटल रेवेन्यू आपका अपने आप मैक्सिमम होगा उस ग्राफ में, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे होगा टोटल रेवेन्यू। अगर वो जो मार्जिनल रेवेन्यू अगर ज़ीरो है तो टोटल रेवेन्यू अपने आप आपका मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर एम आर बिकम ज़ीरो तो टी आर क्या होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपके लिए मार्क्स जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन ए आर एम आर एंड टी आर। तो जो एवरेज जो ए आर एम आर और टी आर जो है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है अभी ये जानते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है अभी जानते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और जो टोटल रेवेन्यू है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, तो वो यूनिकली रिलेटेड है, एक मतलब एक दूसरे से यूनिकली रिलेटेड है। क्या है यूनिकली, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि क्या रिलेशन है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला है एम आर इज इक्वल टू मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच का रिलेशनशिप इस फॉर्मूले से डिनोट होता है। ठीक है, ई जो ई है यहाँ पे वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर ई वन है, अगर मान लीजिए हमने ई यहाँ पे वन मान लिया, सपोज वन मान लिया, तो क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू वन माइनस वन डिवाइड बाई वन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। अगर हम वन मानेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, वन माइनस वन डिवाइड बाई वन, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट चीज़ पे। तो इसमें अब दो तीन छोटी सी बात है और है
अगर ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने रिलेशनशिप बताई थी ए आर एम आर, उसमें जो ये फॉर्मूला था, अगर उसमें ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारा एम आर जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो अपने आप पॉजिटिव होगा अगर हमारी ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो। और अगर ई की वैल्यू अगर कम है 1 से, तो एम आर हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और है जानने के लिए, जो लास्ट चीज़ है इस चैप्टर, इस यूनिट की, ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं फटाफट से। अब ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये बता रहा है कि ये चीज़ जो है ये आपकी प्रॉफिट है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। और ये जो पूरा कर्व है ये टोटल प्रॉफिट का कर्व है, ठीक है। अब अगर ये लाइन मैंने इसलिए डिवाइड क्योंकि ये दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट में अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये स्लोप जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए लाइन ऊपर जा रही है नीचे से, तो ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज, यानी कि हमारा एमआर जो है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारा ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से। जो हमारा खर्चा लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में उससे ज़्यादा हमारा इनकम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये स्लोप जो है ये नीचे की तरफ जा रही है ऊपर से, यानी कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमें कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसमें, प्रॉफिट डिक्रीज। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो एमसी ज़्यादा बड़ा है, मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है एमआर से, तभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। और ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो बीच की जो पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्विलिब्रियम है फर्म का, मतलब यहाँ पे जो है जो ना यहाँ पे जो है या ना यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज है, यहाँ पे जो है प्राइस जो है मीडियम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ना यहाँ पे ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है ना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम मतलब सेम लेवल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट हमारा फिनिश होता है यहीं पे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 चैप्टर 4 का, जो यूनिट 2 है कॉस्ट, मतलब जो इसका मार्केट के आगे वाला जो यूनिट 2 है उस पर बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है, जो मैंने अभी यूनिट समझाया, चैप्टर समझाया, जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत है या जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट जितना भी, मैं सबका आपको रिप्लाई दे दूंगा, या नहीं तो मैं एक डाउट वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं आपके सारे डाउट्स कवर कर लूँगा। जो भी डाउट है आपको, आप नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल क्रेडिबल कॉमर्स को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा जो कॉमर्स की लाइन के हैं, जो मतलब जो सीखना चाहते हैं कुछ नया, उनको शेयर करिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं आप पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।